नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी राजस्थान से है। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से। श्री गंगानगर जिले के पदमपुर जो टाउनशिप है, वहां की कॉलोनी में 30 अक्टूबर 2022 को शाम को करीब 4:30 बजे सजना कॉलोनी में अचानक बहुत हल्ला हुआ। पुलिस को खबर की गई। पुलिस आ गई। लोग भीड़ लगाए हुए थे। एक बोरी में बंद 5 साल के बेटे की लाश बाहर निकाली गई। लाश उसी के घर की छत पर पड़ी मिली। कॉलोनी के रहने वाले साजन उर्फ सोनू सिंधी का बेटा तुषार। रोना पीटना मच गया। पुलिस ने पंचनामा किया, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साजन उर्फ सोनू सिंधी ने बताया कि दोपहर में मैंने बेटे को अपने साथ खाना खिलाया था। 2 बजे मैं काम पर वापस लंच के टाइम में आया होगा। 2 बजे काम पर वापस चला गया। उसी समय बच्चा बाहर खेलने के लिए निकला। मां की तबीयत खराब थी, इसलिए वो अपने कमरे में लेटी हुई थी। 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उसने तुषार के पिता यानी सोनू सिंधी को फोन करके ये बताया कि 1 डेढ़ घंटे से तुषार मिल नहीं रहा है। घर के बाहर खेल रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से उठ के बाहर गई। लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा यहां दिखाई नहीं दे रहा है पिछले 1 डेढ़ घंटे से। सोनू सिंधी परेशान हुए। अड़ोस पड़ोस में उन्होंने फोन करके पूछने की कोशिश की, लेकिन बच्चे के बारे में कोई नहीं बता पाया। काम से छुट्टी लेकर भागकर अपने मोहल्ले में पहुंचे। इसी बीच किसी परिचित ने, जिनको जिनको इन्होंने फोन किया था, उन्होंने ये बताया कि चिंता मत करो, वो अभी फलां घर के भीतर बच्चों के साथ खेलने की बात मुझे किसी ने बताई है। सोनू सिंधी थोड़ा रिलैक्स हुए और सीधे उसी घर में पहुंचे जिस घर में उसे खेलने की बात उनके पड़ोसी ने बताई थी। भीतर गए, लेकिन तुषार तब भी नहीं मिला। इसी बीच में हल्ला शुरू हो गया उसके मकान के सामने। ये जिस मकान में बच्चे की होने की सूचना थी, खेलते हुए वहां से लौट रहे थे सोनू सिंधी। लोगों ने जोर जोर से आवाज करके ये बताया कि जल्दी लौट आओ, तेज भाग कर आओ, भाग के आओ। भीड़ पूरी छत पर चढ़ गई थी। उन्हीं का, सोनू सिंधी के अपने मकान की छत पे। छत में एक बोरी से लोगों ने शव को बाहर निकाल कर रखा था। इसी बीच भीड़ में से किसी ने कहा कि डॉक्टर के पास ले चलो। अभी घंटे 2 घंटे पहले की ही बात होगी और ये अभी तो घर के बाहर खेल रहा था। आगे आगे एक मोटरसाइकिल से उस बच्चे को लेके बाप सोनू सिंधी भागे। पीछे पीछे पूरे मोहल्ले की भीड़। अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने ब्रॉट डेड, यानी ये बताया कि ये मृत अवस्था में ही हॉस्पिटल में लाया गया है। पुलिस तब तक मौके पर पहुंच चुकी थी। सोनू सिंधी बॉडी को लेकर वापस आ गए थे। पुलिस ने अलग ले जाकर पूछने की कोशिश की कि
क्या हो सकता है। शुरुआत में पुलिस को पता नहीं क्यों सोनू सिंधी और उसकी पत्नी पर शक हुआ। कि कोई अगर दूसरा ये कांड करेगा तो इनकी छत पे बंद बोरी में ये लाश कैसे पहुंचेगी। जरूर कुछ न कुछ दाल में काला है। बातचीत और शुरू हुई। बातचीत में एक पड़ोसी ने बताया कि अभी परसों की बात है कि नरमा कपास की चुगाई के समय तुषार की मां और पड़ोसी सुखप्रीत कौर के बीच में झगड़ा हुआ था। तू मैं हुई थी, गाली गलौज हुई थी। पुलिस ने जानने की कोशिश की तुषार की मां से, जो बेहोश थी, होश में लाके उससे पूछने की कोशिश की कि तुम्हारी और सुखप्रीत कौर के बीच में क्या तू मैं और झगड़ा हुआ था। मां ने बताया तुषार की कि हां, झगड़ा हुआ था। पूरा वाकया भी बताया। उसने बताया कि हुआ यूं था कि एक दिन तुषार मेरे सोते समय मोबाइल लेके बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वो लौट कर आया, उसके हाथ में मोबाइल नहीं था। मैंने पूछा मोबाइल कहां गया, तो उसने यही बताया कि सुखप्रीत आंटी ने हमसे मोबाइल किसी को कॉल करने के लिए लिया है। तुषार की मां फौरन उठी और सुखप्रीत कौर के पास पहुंची कि तुम्हें अगर मोबाइल किसी काम के लिए जरूरत थी तो मुझसे मांगना चाहिए था। छोटे बच्चे के हाथ से मोबाइल छीनकर तुमने अच्छा नहीं किया। सुखप्रीत कौर अपनी सफाई देती रही। थोड़ी देर में उसने मोबाइल फोन वापस कर दिया। मोबाइल फोन जैसे ही लेकर तुषार की मां घर पहुंची, वैसे ही किसी लक्ष्मण वर्मा नाम के व्यक्ति का फोन आ गया और उसे लगा कि शायद सुखप्रीत कौर ने ही फोन उठाया है। कुछ प्यार मोहब्बत की बातें हुई होंगी या कोई शब्द कहा होगा। तुषार की मां ने यह समझकर कि रॉन्ग नंबर है, नंबर काट दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, क्लोज कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने फिर फोन किया। नंबर देख के तुषार की मां तबीयत खराब थी, उसने फिर काट दिया। ऐसा 3-4 बार जब हुआ तो उसने फिर फोन उठाया और ये कहा कि आप गलत नंबर मिला रहे हैं। तो उसने ये बताया कि अभी अभी तो इसी नंबर से सुखप्रीत ने कॉल की थी, गलत नंबर मैं कैसे मिला रहा हूं। गुस्से में तुषार की मां अपना फोन लेकर सीधे सुखप्रीत के पास पहुंची और ये कहा कि तुम फौरन इस लक्ष्मण नाम के आदमी को मना करो, मेरे फोन पर कॉल न करे। लक्ष्मण का नाम सुनते ही सुखप्रीत आग बबूला हो गई। औरतों में जैसे तू मैं होती है, मोहल्ले में छोटी मोटी तू मैं हुई। 4-6 महिलाओं ने इकट्ठा होकर दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। 2 ही दिन बाद नरमा कपास की चुगाई पर जाते समय फिर दोनों एक दूसरे से मिली और फिर दोनों के बीच ये जो बाता कही जिसको कहते हैं, बातचीत हो गई, गरम लहजे में हो गई, गाली गलौज पर बात आ गई, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे।
गिरफ्तार सुखप्रीत कौर ने यह बताया। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया कि जब ये पुलिस ने ये सब बातचीत की तो उस समय सोनू सिंधी को ये पूरी बात बिल्कुल पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ घर में, चूंकि कोई बड़ी बात ऐसी नहीं थी, औरतों की आपस की बात थी, तो इसलिए उसको ये बात पता नहीं थी। लेकिन इतना सुनकर कि इतनी बातें हुई हैं, उसने पुलिस को जो तहरीर दी शाम को पोस्टमार्टम से पहले, उसमें सुखप्रीत कौर और लक्ष्मण को नामजद करा दिया। मुकदमा 302, 120 बी और 34 के तहत दर्ज कर लिया गया था। सुखप्रीत और लक्ष्मण दोनों घर से निकल गए थे। बहरहाल 2 दिन बाद ये गिरफ्तार हुए, तब ये पूरी बात पता लगी। लक्ष्मण ने बताया कि उसी समय फोन करके सुखप्रीत कौर ने मुझे बुला लिया और कहा कि आज मेरी खेत में जाते समय बहुत बेइज्जती की है तुषार की मां ने और मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और फिर उसने लक्ष्मण को इतना चढ़ाया कि लक्ष्मण ने कहा, अच्छा तुम परेशान मत हो। दिन में लक्ष्मण आकर मनप्रीत कौर के घर में रुक गया, मौका देखता रहा। जैसे ही 2 बजे सोनू सिंधी घर का खाना खा के वापस काम पर गया और तुषार बाहर दिखाई पड़ा, टॉफी और चॉकलेट हाथ में लेकर उसे धीरे धीरे घर के भीतर ले आया और दरवाजा बंद करते ही गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। ऐसा करते समय मनप्रीत कौर भी मौजूद थी। उसने ये भी कहा, अब मजा आएगा, क्यों किसी की बेइज्जती करती है। मारने को मार दिया। उसके बाद ये समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या किया जाए कि लाश हमारे यहां से बरामद न हो, वरना हम लोग जेल चले जाएंगे। दोनों ने अपना दिमाग लगाया, खाद की बोरी ले आए। 5 साल का बच्चा, छोटा सा, किसी तरह उसको बोरी में डाला, ऊपर से बोरी को अच्छी तरह बंद किया। अपनी छत पर गए और दोनों ने मिलकर 2 बार की कोशिश में उसके छत पर लाश वाली बोरी फेंक दी, तुषार के ही छत पर, सोनू सिंधी के ही छत पर। मां को थोड़ी जब आहट हुई कि नहीं दिख रहा है, आया नहीं, खाना खाया, पिता के साथ जनरली आ जाता है, उस समय सो जाता है, उसने खोजबीन शुरू की और फिर सोनू सिंधी को फोन किया। सोनू सिंधी आए और तब तक बोरी में वो लाश बरामद हो गई। तय हो गया कि यह घटना 2 से 4 के बीच में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रेंगुलेशन आया, यानी गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने दोनों को, सुखप्रीत कौर और लक्ष्मण, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मैं बार बार कहता हूं कि जब भी छोटे बच्चे या छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत होती है, लोग उस घटना से अपने बच्चों को जोड़कर दिमाग में ये सोचकर कि मेरा भी ऐसा ही बच्चा है, बड़ी संख्या में विरोध करते हैं, बड़ी संख्या में रोष जताते हैं, बड़ी संख्या में गुस्से का इजहार करते हैं। उस दिन भी यही हुआ, क्योंकि अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थोड़ा समय लग गया था, जानकारी सबको हो गई थी। तो सिंधी कम्युनिटी की भारी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई। पुलिस के खिलाफ
नारेबाजी होने लगी। रायसिंह नगर के एएसपी बनवारी लाल मीणा, डीएसपी विक्की नागपाल, केसरी सिंहपुर के थानाधिकारी गोपाल सिंह और तमाम और फोर्स जिले की वहां भेजी गई। बड़ी मुश्किल से लोगों को समझाया जा सका और फिर 3-4 दिन बाद उन दोनों की गिरफ्तारी भी हो गई। आज की घटना, आज तो हद ही हो गई। आज की घटना में बिल्कुल हद हो गई कि एक मोबाइल फोन के यूज को लेकर एक 5 साल के मासूम की हत्या कर दी। महिला मित्र के उकसावे पर प्रेमी ने बच्चे की हत्या कर दी। महिला मित्र भी इस अपराध में शामिल शरीक थी। मेरी समझ में नहीं आता कि कैसा प्रेमी था और कैसी प्रेमिका थी कि जरा सा भी दिल नहीं पसीजा इनका। 5 साल के मासूम को गला दबा के मार दिया। बदले की आग में तो वो जल रही थी प्रेमिका सुखप्रीत कौर। उसे ऐसा लगा कि शायद वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने लक्ष्मण को उकसाया, प्यार मोहब्बत की दुहाई दी और फिर जैसे उकसाने का होता है ना कि तुम क्या कर रहे हो, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, हमको कोई सरेराह पीट भी दे तो तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आदि आदि तमाम और बातें इसके साथ जोड़ी जाती हैं। इतना उकसाया कि उसने कहा तुम घबराओ मत, इस बेइज्जती का बदला मैं लूंगा। और बदला उसने लिया, लेकिन कितना बड़ा बदला लिया। अरे भाई, ये भी नहीं सोचा इन लोगों ने, दोनों ने, कि बेइज्जती का बदला एक मासूम बच्चे की हत्या से कैसे इसको इक्वेट करेगा आदमी। तुम भी बेइज्जती कर लेते, कहीं भीड़ भाड़ में मिल जाती, गाली दे के भाग ही जाते। अगर तुमको इतना बुरा लग रहा था इस बेइज्जती का, एफआईआर करा देते कि साहब मुझे गाली गलौज दी, धक्का दिया, बाल खींच के पीटा। वो भी नहीं करा सकते तो 4 लोगों को इकट्ठा करते कि साहब इसने बेइज्जती की है हमारी, माफी दराफी हो जाती, बात खत्म हो जाती। लेकिन मतलब गुस्से को कम करने के, गुस्से को इजहार या गुस्से का इजहार करने के, या इस तथाकथित बेइज्जती का बदला लेने के 100 तरीके हैं, लेकिन ये तरीका समझ में नहीं आया। मैं परिवार से यही कहूंगा, किस्सा कोई परिवार से, कि कोई भी काम गुस्से में न करें। इस गुस्से को कम करने के लिए मैंने भी बहुत ढूंढा, आज तरकीबें ढूंढी कि भाई इस गुस्से को कैसे कम किया जाए। बेइज्जती हुई, किसी की हो सकती है, किसी को ये फील हो सकता है कि मेरी बेइज्जती हुई है, गुस्सा भी उसका 7वें आसमान पर होगा। तो आखिर उसका ऐसा क्या किया जाए कि वो गुस्सा कम हो जाए। तो इंटरनेट पर तो एक से एक विद्वानों की राय पढ़ी, बहुतों की राय सुनकर मुझे हंसी भी आई। बस एनडीटीवी की साइट पर कुछ सीरियस बातें लिखी हुई थी और मैं चाहता हूं कि उसे आप भी जानें। उनका यह कहना था, 5 बातें उन्होंने लिखी थी गुस्से को कम करने के लिए। पहला लिखा है कि जब भी आपको गुस्सा आने लगे तो मुंह से कुछ बोलने से पहले
10 तक की उल्टी गिनती गिने। मैं भी ट्राई करूंगा, कभी ऐसा होगा मेरे साथ तो। दूसरा उन्होंने लिखा कि गुस्से में कुछ भी गलत रिएक्ट करने के बजाय एक्सरसाइज करने चले जाएं, सीढ़ियों पर ऊपर नीचे दौड़ें। और यह भी कहना है कि एक्सरसाइज, वॉक या सीढ़ियों से ऊपर नीचे चढ़ने उतरने की प्रैक्टिस करने पर नेचुरली, या स्विमिंग करें तो आपके अंदर गुस्से की प्रवृत्ति कम होगी, अगर आप एनालाइज कर लें कि आप को गुस्सा बहुत आता है तो। तीसरा लिखते हैं कि तुरंत गुस्सा कंट्रोल करने के लिए लंबी लंबी सांसें लें। लॉजिक उसके पीछे ये कि लंबी सांसों में ऑक्सीजन का ज्यादा कंटेंट आपके ब्लड में जाएगा, जो आपके ब्लड प्रेशर और विचलित करने वाली बातों को कम करेगा। गाना सुनें, सीनरी देखें, योगा करें, या फिर कुछ अच्छा अच्छा पढ़ने पर लग जाएं। इससे आपका गुस्सा कम होगा। अगला लिखा कि अपने इमोशन को कभी भी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गुस्से में गलत रिएक्ट करने के बजाय किसी ऐसे अपने से बात करें जो आपको समझे, आपको समझ सके। खाली बैठेंगे, चुपचाप बैठेंगे तो गुस्से का और भरना स्वाभाविक है। लास्ट लिखा एनडीटीवी की उस साइट में, आप भी ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा, कि बोलने से पहले आप क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की प्रैक्टिस करें। इससे आप धीरे धीरे गुस्से में जल्दी से रिएक्ट करने की आदत से बचेंगे। अब ये उपाय कितने कारगर हैं, किसी ने अगर इसको प्रैक्टिस किया हो तो वही बता सकता है। मेरे हिसाब से तो ये किताबी ज्ञान ही लगता है। एक और साइट पर जिसे देख के हंसी आ रही थी मुझे, उसमें गुस्से को कम करने के 10 आसान उपाय बताए गए हैं। पहला, कि गुस्से का इजहार करें। अरे भाई, जब गुस्सा आ गया और हम गुस्से का इजहार ही करेंगे तो वो तो लक्ष्मण ने भी कर दिया था गुस्से का इजहार। इससे बात कहां बनेगी, बात बिगड़ेगी। दूसरा, वो लिखते हैं कि गुस्सा पंचिंग बैग पर न निकालें। कितने लोगों के पास पंचिंग बैग है? वो जो मुक्का बैग में मारा जाता है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए तो सिंपल पिछले वाले ज्ञान ने ये बता दिया था कि कुछ दूसरा फिजिकल एक्सरसाइज करने लगे पंचिंग बैग से। एक चीज इसने ठीक लिखी है जो पहले भी बताई गई है, कि 3-4 बार गहरी गहरी सांसें लें। साइंटिफिक रीजन भी है इसका, और ये शायद कारगर भी ज्यादा है। अगला वो लिखते हैं विद्वान समाज के लोग कि गुस्से के पैटर्न को समझें। भाई, अगर गुस्से के पैटर्न के बारे में ही समझना है, या इतनी अकल काम कर रही है कि हम पैटर्न रोज रोज देखें, तो गुस्सा आएगा क्यों मुझे? अगर इतना एनालिटिकल माइंड हो, हर चीज को एनालाइज करने की इतनी क्षमता हो, तो गुस्सा ही नहीं आएगा कभी। लेकिन उनका मानना है कि आप इस पैटर्न को समझें। अगला वो कहते हैं कि क्रोध में आपानक हों। ये तो सबको ही जानता है। कौन सी विशेष बात बता दी आपने? आप तरीका बता रहे हैं कि लक्षण बता रहे हैं? उसमें एक लाइन भी लिखते हैं, इट एंड्स विद यू ग्रो अप एंड आउट ऑफ डिसफंक्शन। ये उस किताब का नाम है जिससे ये कोट कर रहे थे। अगला तो ठीक है कि टहलने निकल जाएं। फिर लिखा उन्होंने, अति विद्वान ने, सीखें आत्मनियंत्रण का हुनर। इतने ही हुनरमंद होते तो गुस्सा आता ही क्यों भाई? क्यों गुस्सा आता?
कि आत्मनियंत्रण का हुनर सीख के आत्मनियंत्रण कर लें तो गुस्सा नहीं आएगा। बात वो करनी चाहिए कि गुस्से में इस तरह के बड़े अपराध को कैसे रोकें। अगला बताते हैं कि गुस्से के लक्षणों को पहचानें। कौन पहचान पाएगा गुस्से में? भाई, हम बाहर जाके किसी को गाली देने लगे तो पड़ोसी ये जान जाएंगे कि हम किसी बात पर गुस्सा हैं। लेकिन अगर हम गाली नहीं दे रहे हैं, कमरे में चुपचाप मुंह लटकाए बैठे हुए हैं, गुस्से से लाल हुए जा रहे हैं, इस लक्षण को कौन पहचानेगा सिवा हमारे? अगला वो लिखते हैं कि खुद को चुटकी काटें। अब पता नहीं ये कितना कारगर होगा। ये तो हमने सुना है कि जब आपको सामने वाले में कुछ भूत प्रेत के लक्षण दिखाई दे रहे हों, या ये लग रहा हो कि हम सपना देख रहे हैं कि सही बात है, तो कहा जाता है कि चुटकी काट लीजिए। दर्द होगा तो जो आप सपना देख रहे हैं वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, भ्रम आपका खत्म हो जाएगा कि नहीं आप ही हैं। लास्ट वो बताते हैं कि गुस्सा आए तो ठहाका लगाएं। भाई साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं जिसने भी ये बनाया है या बताया है कि जब गुस्सा भरा होगा तो कौन ठहाका लगा सकता है, या ठहाका कहां से निकलेगा, कैसे हंसी आएगी? गुस्से में आप तप रहे हैं तो आपको हंसी कैसे आएगी? ठहाका तो छोड़ दीजिए, हंसी आना मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान को समझने वाले लोग इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, मेरी तो समझ के बाहर है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।